हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। अब तक हमने 5 वीडियो लेक्चर में पढ़ा प्रकाश के परावर्तन के बारे में। यह हमारा 6वां वीडियो लेक्चर है जो हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। आपके हाई स्कूल के जो विज्ञान की बुक है एनसीईआरटी का, उसका 10वां चैप्टर है जिसका नाम प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन है। तो परावर्तन में हमने देखा, उसमें विशेषकर हमने गोली दर्पण के बारे में पढ़ा और परावर्तन क्या है, गोली दर्पण क्या है, उससे रिलेटेड जितनी भी परिभाषाएं हमने देखा। फोकस दूरी, वस्तुई दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, रिलेशन, रेखीय आवर्धन और पक्षता त्रिज्या फोकस दूरी में रिलेशन पे फार्मूले पर हमने न्यूमेरिकल लगाए, गोली दर्पण का उपयोग पढ़ा। अब हमारे उसी का दूसरा टॉपिक है जो है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग नया टॉपिक शुरू करते हैं, वो है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जैसा कि आप लोगों ने प्रकाश के परावर्तन में पढ़ा कि किसी समान पारदर्शी माध्यम में, मतलब उसी माध्यम में कोई अगर प्रकाश किरण किसी चिकने तल से, वो भी परावर्तक तल से टकराती है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाती, इस घटना को हमने प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अपवर्तन में क्या होता है कि आप जैसे पढ़े हैं कि किसी एक ही मीडियम में प्रकाश की जो किरण होती है वो एक सरल रेखा में चलती है, यानी सीधे मार्ग में चलती है, यानी कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है लेकिन किसी एक ही मीडियम में। तो इसमें क्या है कि जब मीडियम वो चेंज करता है, यानी कि जब प्रकाश किसी एक पारदर्शी समान माध्यम से दूसरे पारदर्शी समान माध्यम में जाता है तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाली जो पृथककारी रेखा होती है या पृथककारी तल होता है, दोनों माध्यमों को अलग करने वाला जो तल होता है, उस बिंदु पर वो अपने मूल मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है, यानी कि मुड़ जाता है। तो इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। जस्ट हम इसके बाद इसके कारण के बारे में पढ़ेंगे, ऐसा क्यों होता है। तो प्रकाश के अपवर्तन से मतलब यही है कि जब प्रकाश किसी एक पारदर्शी समान माध्यम से दूसरे समान पारदर्शी माध्यम में जाता है तो अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाता है, यानी कि दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल पर अपने मूल मार्ग से, यानी जो पृथककारी तल होता है, पृथककारी जो रेखा होती है, उस पॉइंट पर अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो चलिए हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? जब प्रकाश किरण या प्रकाश की किरण किसी एक समान पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांग पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल पर, तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल पर अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है।
इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें दो बात है कि जब प्रकाश किरण पृथक्कारी तल पर लंबवत आपतित होती है तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, मतलब उसी रास्ते से चली जाती है, उसमें विचलन नहीं होता, नहीं परावर्तन नहीं होता। मतलब कि जब प्रकाश किरण तिरछे आपतित होती है तभी वो अपने मूल मार्ग से विचलित होती है और परावर्तन की घटना होती है। यानी कि जब प्रकाश किरण तिरछे आपतित होती है हालांकि उसकी स्पीड तो बदल जाती है, अभी रीजन में आगे हम लोग सब कुछ धीरे धीरे जानेंगे, तो अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती होती है और परावर्तन की और अपवर्तन की घटना होती है। अपवर्तन की घटना होती है। ठीक है, तो इसे मैं मिटाऊंगा, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो जब लंबवत आपतित होगी तो वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। विचलन कब होगा? जब तिरछे आपतित होगी। तो चलिए हम यहाँ पे दो डायग्राम बना के समझाते हैं। पहले अभी हम लोग माध्यम नहीं बताएंगे कौन क्या है, माध्यम 1 और 2 रखेंगे। ये माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है। 1 माध्यम 2 अलग भी लिख देंगे क्या है। ये दो माध्यम है, ये दोनों को पृथक करने वाली रेखा है, पृथककारी तल है। इस पे अगर अभिलंबोत आपतित प्रकाश किरण होगी, जिसको अभिलंब कहेंगे, तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। हालांकि दूसरे मीडियम में जाने पर स्पीड इसकी चेंज होती है, अभी बात करेंगे। ये जो है पृथककारी तल है, पृथककारी तल। अब इस पे जो है ये तो आपतन बिंदु है, जानते हैं आपतन बिंदु। ये अभिलंब है। अब इस पे जब कोई प्रकाश किरण तिरछे आपतित होती है तो जिसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण, तो अपने मुख्य मार्ग से वो विचलित हो जाती है। तो उसका मुख्य मार्ग ये है, मुख्य मार्ग से विचलित हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है, जिसको हम लोग अपवर्तित किरण कहते हैं। रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट पॉइंट, ये नॉर्मल है और मीडियम 1 2 है। तो अब चलिए हम जो है
एक दूसरा भी बना लेते हैं कि मीडियम ये 1 2 है, इसी तरह से ये नॉर्मल है, ऐसे रे आएगी तो ऐसे ही चले जाएगी। मान लीजिए तिरछे आपतित होती है तो इसको आपतित किरण कहते हैं, हमने वहाँ पे लिख दिया हुआ है। और ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इनका हालांकि रियल मार्ग ये होता है। हाँ, एक चीज़ और है इसमें कि अभिलंब और आपतित किरण के जो बीच कोण बनता है उसे आई से निरूपित करते हैं और कहते हैं कि आपतन कोण है। और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे आर से स्मॉल डिपिक्ट करते हैं और कहते हैं अपवर्तन कोण है। ये क्या है? अपवर्तन कोण है। तो इसमें भी ये क्या है? आई है और ये क्या है? आर है। इसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं या अपवर्तन कोण है। ये आपतित किरण है या अभिलंब है, जैसा कि जो चीज़ वहाँ लिखा गया है वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। तो ये आपतन कोण अपवर्तन कोण आपतित किरण है या अपवर्तित किरण है? अपवर्तित किरण, ये आपतित किरण है, आपतित किरण। ये अभिलंब जानते हैं, अभिलंब बोलते हैं, आपतन बिंदु है, पृथककारी तल है। ये आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण है, अपवर्तन। ठीक। अब यहाँ पे अगर हम चाहें तो विचलन कोण निकालना है तो जाहिर सी बात है कि ये कितना विचलित हुई, इस चीज़ को यहीं पे देख लीजिए। हालांकि यहाँ पे सिलेबस में नहीं है तो जाहिर सी बात है ये इसका मुख्य मार्ग ये है, तो ये पूरा जो कोण है वो क्या हो जाएगा? ये भी क्या होगा? आई होगा। और ये रे इतना विचलित हुए अपने, मतलब इस रास्ते से जाना चाहिए, इधर चलिए, तो इसको विचलन कोण कहते हैं, डेल है। तो जाहिर सी बात है आई बराबर आर प्लस डेल होगा। आई बराबर क्या हो जाएगा? आर प्लस डेल। तो विचलन कितना हुआ? आई माइनस आर। यहाँ पे आई बड़ा है, आर छोटा है। यहाँ पे देखिए विचलन ये है, मुख्य मार्ग ये होना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा विचलित हो गया, इस रास्ते से अंदर ना होकर दूर चली गई, ये विचलन। अब देखिए आई जो है वो यहीं तक है, यहाँ पे आर बड़ा हो गया है। तो यहाँ पे देखिए जो आर बराबर हो, आर में से अगर हम डेल घटाएंगे तो हमें आई मिलेगा, क्योंकि इतना कोण आई है, ये क्या है? आई है। तो यहाँ पे आर आई इक्वल टू क्या होगा? आर माइनस डेल। पूरे आर में से डेल घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा? आई। हमें चाहिए डेल, तो डेल यहाँ आर बड़ा है, आर में से आई घटाएंगे, ये विचलन कोण हो जाएगा। एक चीज यहाँ पे ये है कि प्रयोगों द्वारा ये देखा गया है, प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती, अब हम यहाँ माध्यम को लिख लेते हैं, ये हो जाएगा, मान लीजिए जो माध्यम 1 है वो हम लिख देते हैं विरल है, और ये माध्यम लिख देते हैं सघन। तो जब सही है। तो प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम में सघन माध्यम में जाती है तो अपवर्तित किरण अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तो देखिए यहाँ पे झुक गई है, नहीं कि जब सघन विरल से सघन में जाती है तो अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर क्या हो जाती है? झुक जाती है। उसी तरह से दूसरा क्या है कि जब आपतित प्रकाश किरण जो है, यहाँ से देख लीजिए, ये ऊपर वाला अब हमने उल्टा बना दिया सघन माध्यम, और यहाँ पे लिख दिया ये विरल। अब सघन कुछ भी हो सकता है, विरल जैसे वायु, कांच, ठीक है, वायु, पानी, ठीक। ये डेंसर मीडियम है, रेयर मीडियम। तो जब हम देखते हैं प्रयोगों द्वारा कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तन होने के बाद
अपवर्तित किरण जो अभिलंब से दूर हट जाती है। अपवर्तित किरण क्या होती है? अभिलंब से दूर हट जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर एक प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो अगर दूसरे माध्यम में जाती है, अगर अपवर्तन कोण आपतन कोण से कम है तो वो माध्यम क्या हो जाएगा? सघन माध्यम। अगर अपवर्तन कोण आपतन कोण से अधिक है तो वो हो जाएगा माध्यम विरल, और पहला हो जाएगा सघन। पहला हो जाएगा क्या? सघन। यहाँ से देख रहे हैं, ये बात लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने बोल दिया। आप चाहे सुन के लिख सकते हैं कि जब आपतित किरण जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगी तो अविलंब की ओर झुक जाएगी, और सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर हट जाएगी। कहने का मतलब है कि यदि आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से अधिक है तो पहला माध्यम विरल है, दूसरा माध्यम क्या होगा? सघन है। अगर आपतन कोण का मान कम है, अपवर्तन कोण का मान ज़्यादा है, तो पहला माध्यम सघन होगा, दूसरा माध्यम विरल होगा। तो पहला माध्यम क्या होगा? सघन होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर I स्मॉलर देन इस पे R से है, मतलब अपवर्तन कोण, तो ये क्या हो जाएगा? सघन माध्यम हो जाएगा। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो है I जो है छोटा है किसे? R से, तो सघन माध्यम। और यहाँ पे लिख सकते हैं कि R ग्रेटर देन I है, हाँ, तो सघन माध्यम हो गया। वही बात यहाँ पर भी है कि यहाँ पे जो है R ग्रेटर देन I है, तो वो क्या हो जाएगा? हाई क्या हो जाएगा? विरल माध्यम हो जाएगा। मतलब यहाँ R अधिक है तो भी क्या हो जाएगा? ये विरल माध्यम। यहाँ पे देख रहे हैं कि R अधिक है, I कम है, तो विरल माध्यम है। यहाँ पे क्या है? यहाँ ऐसे लिख लीजिए कि R से क्या है? I क्या है? छोटा है, तो ये हो जाएगा सघन माध्यम। तो R ज़्यादा है, I जब छोटा है तो इसका मतलब सघन माध्यम है। यानी कि जब प्रकाश किरण, पहली बात सिंपल तो ये है कि जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगी तो अविलंब, ये प्रयोगों द्वारा देखा गया, तो अविलंब की ओर झुक जाएगी, और अगर सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर हट जाएगी। तो अविलंब से क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। यानी कहने का मतलब वही है कि अगर आपतन कोण का मान, यानी कि अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से अधिक होता है। अगर विरल से सघन में जाएगी तो आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से क्या होता है? अधिक होता है। अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से कम होता है। अपवर्तन कोण से क्या होता है? कम होता है। तो जब आपतन कोण कम होता है, अपवर्तन कोण अधिक होता है, तो वो सघन से विरल में जाती है, और जब आपतन कोण अधिक होता है, अपवर्तन कोण कम होता है, तो वो विरल से सघन में जाती है। यानी कहने का मतलब सीधा सीधा यही है कि विरल से सघन में जाएगी तो अविलंब की ओर झुक जाएगी, अपवर्तन कोण कम, आपतन कोण ज़्यादा। और अगर सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर हट जाएगी, मतलब अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से ज़्यादा हो जाएगा। तो जिसमें अपवर्तन कोण का मान आपतन से ज़्यादा होता है वो विरल माध्यम होता है, और जिसमें अपवर्तन कोण आपतन कोण से कम होता है वो सघन माध्यम होता है। शायद इस बात को लिख लीजिए। वह माध्यम जिसमें अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से कम होता है,
वह सघन माध्यम होता है। सघन माध्यम, देखिए ये सघन है क्योंकि R इससे कम है। और जिस माध्यम में अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से अधिक होता है, वह विरल माध्यम होता है। विरल माध्यम, देखिए यहाँ R जो I से अधिक है तो इसलिए विरल माध्यम है, यहाँ I कम है R तो ये सघन माध्यम है। कहने का मतलब है कि ये यहाँ पे विरल माध्यम है, यहाँ पे है सघन माध्यम। विरल में अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर रहेगी और सघन में अपवर्तित किरण अभिलंब के पास रहेगी। सिंपल बात। तो चलिए इसे मिटाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलते हैं अपवर्तन के कारण की तरफ। चलिए ओके। अब हमारी हेडिंग है अपवर्तन का कारण, रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन। अपवर्तन का कारण, देखिए जो अपवर्तन का कारण होता है वो होता है प्रकाश की चाल का, प्रकाश किरण की चाल का अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होना। प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण है कि प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न माध्यम में अलग अलग यानी भिन्न भिन्न होना। यानी कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल बदल जाती है, यानी चाल परिवर्तित होती है। चाल का परिवर्तित होना ही अपवर्तन का कारण होता है। चाल का परिवर्तित होना ही अपवर्तन का कारण होता है। यानी कि प्रकाश किरण का चाल का, प्रकाश की चाल का या प्रकाश किरण की चाल का अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होना ही प्रकाश के अपवर्तन का कारण होता है। प्रकाश के अपवर्तन का कारण होता है। अर्थात प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश किरण के चाल में, प्रकाश किरण के चाल में परिवर्तन होना ही अपवर्तन का कारण होता है। अपवर्तन का कारण होता है। अपवर्तन का कारण होता है। ठीक। अब इसकी चाल के आधार पर ही माध्यम को सघन और विरल बताया जाता है। इसकी चाल के आधार पर ही माध्यम को क्या बताया जाता है? सघन अथवा विरल बताया जाता है। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे हम विरल माध्यम कहते हैं, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे सघन माध्यम कहते हैं। इस प्रकाश के संदर्भ में माध्यम का सरल विरल और सघन होना वो माध्यम के घनत्व पे निर्भर नहीं करता। वो माध्यम के घनत्व पे निर्भर नहीं करता, बल्कि वो इस बात पे निर्भर करता है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक है और किस माध्यम में कम है।
तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे हम लोग विरल माध्यम कहते हैं, रेयर मीडियम, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे हम लोग सघन माध्यम कहते हैं, डेंसर मीडियम। यानी कि प्रकाश के संदर्भ में किसी माध्यम का विरल व सघन होना प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। माध्यम में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, उसे विरल तथा जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे अपेक्षाकृत सघन माध्यम कहते हैं, हालांकि हम निर्वात के सापेक्ष तुलना करें, क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल अभी देखेंगे सर्वाधिक होती, सघन माध्यम कहते हैं। प्रकाश के संदर्भ में माध्यम का विरल और सघन होना माध्यम के घनत्व पर निर्भर नहीं करता। प्रकाश के संदर्भ में माध्यम का विरल व सघन होना माध्यमों के घनत्वों पर निर्भर नहीं करता, डेंसिटी पर निर्भर नहीं करता। डेंसिटी मतलब मास बटे वॉल्यूम होता है, द्रव्यमान बटे आयतन पर निर्भर नहीं, मतलब है कि वो उनकी चाल से डिफाइंड होता है। तो प्रकाश की चाल का अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होना ही प्रकाश के अपवर्तन का कारण होता है। अर्थात प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश किरण के चाल में परिवर्तन होना ही अपवर्तन का कारण होता है। प्रकाश के संदर्भ में किसी माध्यम का विरल सघन होना माध्यम में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे विरल माध्यम तथा जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे सघन माध्यम कहते हैं। प्रकाश के संदर्भ में माध्यम का विरल सघन होना माध्यमों के घनत्वों पर निर्भर नहीं करता। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे मिटाया जाएगा। चलिए ओके। यानी कि अगर माध्यमों में दो माध्यमों के बीच चालों का अंतर अधिक है तो अपवर्तन भी उतना ही अधिक होगा। यानी इस बात को चाहे तो लिख लेंगे, यदि दो माध्यमों में चालों का अंतर अधिक है तो उतना ही अधिक प्रकाश का परावर्तन होगा। कि माध्यमों में अगर दो माध्यमों में चालों का अंतर अधिक है तो उतना ही अधिक प्रकाश का क्या होगा, अपवर्तन होगा। यदि दो माध्यमों में चाल का अंतर जितना अधिक होगा प्रकाश का परावर्तन ही उतना अधिक होगा, अपवर्तन उतना ही अधिक होगा।
एक चीज़ और है इसमें कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसमें 3 चीज़ें बदल जाती हैं और एक चीज़ नहीं बदलती। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर पूछा जाता है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की चाल बदल जाती है, उसकी तीव्रता बदल जाती है, तरंगदैर्घ्य माने प्रकाश की साइज़ बदल जाती है, लेकिन उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। इस बात को लिख लेते हैं नोट में करके कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की चाल, भाई प्रकाश किरण की चाल यानी प्रकाश की चाल या प्रकाश किरण की चाल कह ले या प्रकाश की चाल, तीव्रता मतलब उसका चमकीलापन, मतलब धुंधला प्रकाश तेज प्रकाश से मतलब होता है, तीव्रता तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, तरंगदैर्घ्य इसको हम लैम्डा से प्रदर्शित बदल जाती है जबकि प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है, यानी चाल डिफरेंट हो जाएगी, तीव्रता बदल जाएगी। बदल जाएगी मतलब कम या ज़्यादा हो सकती है, तरंगदैर्घ्य बढ़ घट सकती है, लेकिन आवृत्ति जो होती है वो नहीं बदल। प्रकाश की आवृत्ति मतलब जानते हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग का मतलब इसमें विद्युत क्षेत्र वेक्टर और चुम्बकीय क्षेत्र वेक्टर कंपन करते हैं, तो उनके इसको हायर लेवल में पढ़ा जाएगा, इंटर में जाकर के ज़्यादा क्लियर होगा। तो उनके जो कंपन होते हैं पर सेकंड, कंपनों की जो संख्या होती है उसे आवृत्ति कहा जाता है। 1 सेकंड में कंपन वो नहीं बदलता है, जितना वो एक मीडियम में पर सेकंड कंपन होता है वही दूसरे मीडियम में होता है, इसलिए आवृत्ति चेंज नहीं होती है। जिस कंपन से एक मीडियम में आकर के दूसरे मीडियम में जाते हैं वही जितना कंपन एक मीडियम में होता है वही कंपन दूसरे मीडियम में भी होता है। हाँ, उनकी तरंगदैर्घ्य साइज़ बदल जाती है, मतलब एक अगर विरल माध्यम में तो बड़ी साइज़ का रहेंगे, सघन में जाते छोटे हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं थोड़ा सा। तीव्रता मतलब लाइट भी कम हो जाती है, चाल स्पीड भी कम हो जाती है, जबकि निर्वात में सर्वाधिक चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो ये था अपवर्तन के कारण और उससे रिलेटेड कुछ बातें। चलिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अपवर्तन का नियम, तो इस बात को आप लोग लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से मिटाएंगे। चलिए ओके। अब हम अक्सर पूछा जाता है वो है प्रकाश के अपवर्तन का नियम। प्रकाश के अपवर्तन का नियम, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी रिफ्रैक्शन, तो जो प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती है वो 2 नियमों के अंतर्गत होती है, तो 2 नियमों का पालन होता है। जिसी तरह से प्रकाश के परावर्तन का जो होता है वो 2 नियमों के अंतर्गत होता है, इसी तरह प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि प्रकाश का अपवर्तन जो है की व्याख्या जो है वो 2 नियमों के अंतर्गत की जाती है। निष्कर्ष निकाला गया है प्रयोग द्वारा कि प्रकाश का अपवर्तन में 2 नियम का पालन होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन निम्नलिखित 2 नियमों के अंतर्गत होता है। प्रकाश का अपवर्तन निम्न 2 नियमों के अनुसार होता है। या 2 नियम का पालन होता है। प्रकाश के अपवर्तन में क्या है, 2 नियमों के आधार पर होता है या पालन होता है। पहला नियम जो है कॉमन है,
पहला नियम क्या है, वो कॉमन है, जैसा कि हम लोग उसमें पढ़ चुके हैं ना परावर्तन में, कि इसमें आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु, वही आपतन बिंदु पर आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल पे होते हैं। तो तथा अभिलंब, नॉर्मल, तीनों एक ही तल में होते, मतलब जैसे यहाँ पे एक श्यामपट्ट है तो वो श्यामपट्ट होगा, आपकी कॉपी नोटबुक है तो वो कॉपी होगी, तीनों रेज जो होंगी वो आप इसी तल में होंगी। आपकी कॉपी है तो उसी तल में तीनों होंगी, ना कि जैसे कि आपतित किरण इसमें है तो परावर्तित दूसरे तल में, नहीं, तीनों होंगी तो एक ही तल में, तल नहीं चेंज होगा, सब तीनों एक ही तल में लाई करेंगी। देखिए इस चीज़ में भी एक चीज़ है कि जब आप नॉर्मल आपतित होते हैं तो विचलन होता नहीं है, तो ये आप बोल सकते हैं विचलन 0। फिर बोल सकते हैं आपतन अपवर्तन कोण, तो वो भी 0। जैसे परावर्तन में था कि अभिलंबोत जाती थी तो उसी मार्ग से वापस चली जाती, तो IR दोनों 0 होते थे, तो इसमें भी IR दोनों 0 होंगे और विचलन भी 0 होगा अगर पूछा जाता है तो। दूसरा है कि किन्हीं दो माध्यमों के बीच अपवर्तन में, यानी कि किन्हीं दो पारदर्शी माध्यमों के बीच अपवर्तन में एक वर्णी प्रकाश के लिए, मतलब एक रंग के लिए, कई रंग होते नहीं, एक वर्णी मतलब एक रंग, एक वर्णी प्रकाश किरण के लिए, या प्रकाश किरण के लिए दो पारदर्शी माध्यम में अपवर्तन होगा तो एक कलर के लिए, क्योंकि अभी देखेंगे आगे प्रकाश में 7 कलर होते हैं तो एक कलर पे डिफाइन करते हैं, एक कलर के लिए। अपवर्तन की घटना में एक वर्णी प्रकाश के लिए आपतन कोण की जया, जिसको हम लोग कहते हैं साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की जया, इसको हम लोग कहते हैं साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है या नियत होता है, एक नियतांक होता है, और इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। कभी कभी आ जाता है स्नेल का नियम क्या है, तो यही लिखेंगे, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे स्नेल का क्या कहते हैं, नियम भी कहते हैं। तो स्नेल के नियम से साइन आई साइन आर इक्वल टू नियतांक, क्या हो गया, नियतांक। अगर पूछेगा तो इतने लिख के ख़त्म कर सकते हैं। इस नियतांक की चर्चा करते हैं कि इस नियतांक को क्या कहते हैं, कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, यानी इस नियतांक को कहते हैं, ये जो नियतांक होता है, यह नियतांक जो होता है उस माध्यम का अपवर्तनांक होता है जिस माध्यम में प्रकाश किरण प्रवेश करती है, यानी कि अपवर्तन के बाद प्रवेश करती है। तो इस नियतांक को हम इसे मिटा देते हैं। हालांकि मैं एक वो आया था कमेंट आया था कि आप जो है इसे थोड़ा सा बड़ा लिखिए, तो इसलिए मैं बड़ा लिख रहा हूँ, तो जल्दी भर जा रहा है बोर्ड, छोटा लिखने पे दिख नहीं रहा था, तो हमने कहा चलो भाई ठीक है बड़ा ही लिखेंगे, तो इसलिए बड़ा लिखने में बोर्ड जल्दी से भर जा रहा है। तो इसका जल्दी से आप
वॉच करके नोट करेंगे आप, कर लेना, नहीं तो आप तुरंत स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है। तो दो माध्यमों में अपवर्तन के बीच जब एक वर्णी प्रकाश किरण के लिए साइन आई और साइन आर का मान नियतांक होता है, हालांकि इसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया गया था। तो इस नियतांक को क्या कहते हैं? इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अभी अपवर्तनांक के बारे में जस्ट चर्चा करने हैं। इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम मतलब जिसमें प्रकाश किरण प्रवेश करती है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और इसे जो है, हालांकि अभी इसे जो है 1 और 2 इसे हम लोग पढ़ेंगे n12 या n12। NCERT बुक में ऐसे लिखा है, NCERT में ऐसे इसको हम पढ़ेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, अगर दो आगे रहेगा लिखेंगे दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। इसे पढ़ेंगे कैसे? n12 या n12 इसे से प्रदर्शित करते हैं, तो अपवर्तनांक किसी एक माध्यम का अपवर्तनांक फिक्स होता है, नियत होता है, तो इसीलिए उसे इस अनुपात को क्या कहते हैं? पहले माध्यम के सापेक्ष जिस माध्यम में प्रकाश किरण जाती है उसका अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक का ये भी एक परिभाषा है। कोई पूछे किसी माध्यम का अपवर्तनांक, तो कहते हैं कि जिस माध्यम से प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में जाती है, पहले माध्यम की जया यानी साइन आई और दूसरे माध्यम का साइन आर के अनुपात को दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अगर हम 2n कहेंगे, जैसे इस तरह लिखा है 2n1, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2n, तो क्या हुआ? ये दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक का अपवर्तनांक, यानी कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक, यानी इसको उलट देंगे तब वो साइन आर बटे साइन आई हो जाएगा। हालांकि ये चीज़ हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं। अब जैसे y के सापेक्ष मान लीजिए कांच का अपवर्तनांक पूछे, जैसे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? वायु कांच, या इसे हम लोग लिखते हैं अथवा NAG लिख सकते हैं ऐसे, NAG। तो जिसका अपवर्तनांक चाहिए वो बाद में रहेगा, जिसके सापेक्ष चाहिए वो पहले रहेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे निरपेक्ष या परम अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक जिसको हम लोग किसी माध्यम का वास्तविक अपवर्तनांक कहते हैं या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है, जिसी को हम लोग परम अपवर्तनांक कहते हैं या निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अब हम लोग आगे जो है अपवर्तनांक की ही परिभाषा पढ़ेंगे। तो हमारी अगली हेडिंग है निरपेक्ष अपवर्तनांक
या इसी को हम लोग कहते हैं परम अपवर्तनांक। क्या कहते हैं? परम अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट या रियल। तो चलिए आगे है हमारा जो है निरपेक्ष अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? परम अपवर्तनांक कहते हैं, परम अपवर्तनांक। तो हेडिंग है हमारी निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, या इसी को हम परम अपवर्तनांक कहते हैं, परम अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट। इसी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव। अभी इसके बाद हम लोग कुछ आगे जाएंगे तो सापेक्ष अपवर्तनांक पढ़ेंगे। देखिए अभी हम लोग देखेंगे कि निर्वात या वाई का जो अपवर्तनांक होता है वो 1 होता है, उसे हम लोग 1 मानते हैं और उसी के सापेक्ष दूसरे माध्यमों के अपवर्तनांक की तुलना करते हैं। वाई या निर्वात के अपवर्तनांक को 1 मानकर बाकी सारे माध्यमों के अपवर्तनांक की तुलना वाई के सापेक्ष करते हैं या निर्वात के सापेक्ष करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे 1 होता ही है, जैसे कि वाई का वाई के सापेक्ष, निर्वात का निर्वात के सापेक्ष तो 1 ही आएगा। इसे वाई का वाई के सापेक्ष हम लेंगे साइन आई बटे साइन आर। तो जाहिर सी बात रे वाई से वाई में ही जा रही है मान लो, तो अपवर्तन क्या होगा? मतलब जितना आई होगा उतना ही आर होगा। तो साइन आई बटे साइन आर, तो उसके हम साइन आई बटे साइन आई लिख सकते हैं, तो कट के 1 ही आएगा। तो वायु में वाई तो आर तो मीडियम चेंज हो जाता है ना, तो जैसे यन हमने लिखा है इसे यन से प्रदर्शित करेंगे। अभी होता है साइन आई बटे साइन आर। अभी और एक डिफिनीशन है प्रकाश की चाल से रिलेटेड। तो चूँकि वायु का वायु के ही सापेक्ष लेना, वायु का वायु के सापेक्ष, तो चूँकि मीडियम चेंज नहीं हो रहा, अगर मान लीजिए दोनों तरफ वायु है तो जैसे आएगी वैसे ही निकल जाएगी ना, दोनों ओर वायु है तो जितना आई उतने आर, तो इसलिए दोनों बराबर हो जाएगा। तो साइन आई साइन आर बराबर 1 हो जाएगा। तो इसीलिए वायु के लिए बात करें, किसी अन्य मीडियम के लिए नहीं है ऐसा कि उसका 1 लिया गया है। वायु का जो है या निर्वात का, हालांकि निर्वात का 1 होता है, वायु का 1 से कुछ ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कांच का कांच में ही ले लें, नहीं। मतलब रे जो हमेशा एयर से ही तो अन्य मीडियम में जाती है, तो रे का एयर का या तो निर्वात का ही निर्वात में लेंगे तो 1 होता है। अभी हम इसका एक रिलेशन पढ़ेंगे चाल के आधार, यानी अपवर्तनांक का माध्यम में जो चाल होती है प्रकाश का, उसका रिलेशन पढ़ेंगे, उसका डिफिनेशन पढ़ेंगे। तो जब भी हम किसी भी माध्यम का, हालांकि वायु निर्वात का अपवर्तनांक क्या मानेंगे 1, तो हम किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक जब हम वायु या निर्वात के सापेक्ष लेते हैं तो उसका हम उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं या परम अपवर्त कहते हैं उस माध्यम का, यानी कि रियल मान कहते हैं। रियल वैल्यू होती है उसकी, रियल अपवर्तनांक होता है, एब्सोल्यूट होता है, परम होता है, वास्तविक मान होता है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक में है कि जब किसी माध्यम का या किसी माध्यम का, यहाँ तक लिखिए कि किसी माध्यम का यानी वायु के सापेक्ष, ऐसे लिखिए निर्वात या वायु, निर्वात के सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को, निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को
निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक, किसी माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अथवा परम अपवर्तनांक कहते हैं। परम अपवर्तनांक कहते हैं। इसे केवल यन से प्रदर्शित है। यन से, यन मतलब है कि इसके आगे हम लोग अनुलग लगाएंगे कि जिस मीडियम में वो जाएगी। जैसे वाई से कांच में जा रहे हैं तो जी लगा देंगे, वाटर में जा रही है तो डब्ल्यू लगा देंगे, लेकिन सिंपल यन से प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि निर्वात का जो अपवर्तनांक होता है उसे 1 माना जाता है। 1 होता भी, अभी हमें आगे और डिटेल में क्लियर कर देंगे, से प्रदर्शित करते हैं। तो इसे हम उस माध्यम का क्या करते हैं, ये जो अपवर्तनांक परम अपवर्तनांक होता है वो माध्यम का रियल मान होता है। माध्यम का क्या होता है, रियल मान होता है, वास्तविक मान होता है। आप जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं कि निर्वात का या वायु का जो अपवर्तनांक होता है वो 1 होता है, 1 माना जाता है। नोट में भी नीचे लिखे। अब जैसे कि कांच का जो परम अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है, 1.5 होता है। जैसे कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक, मतलब ये निरपेक्ष रियल मान है, किसके सापेक्ष लिया जाता है, निर्वात, 1.5 होता है। पानी का यानी जल का 1.33 होता है। तो ये क्या है, निरपेक्ष अपवर्तन, किसके सापेक्ष लिया गया, वायु के 1.5, 1.33, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, NgNW, क्योंकि एयर का जो है अपवर्तनांक 1 होता है। यानी कि अभी तो हमने बता भी दिया कि क्यों 1 होता है, आगे परिभाषा में और बताएंगे। निर्वात या वायु का जो होता है का अपवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है या लिया जाता है। ठीक, तो जब भी हम इसके सापेक्ष किसी के अपवर्तनांक को बताएंगे तो उसका रियल मान होगा, उसका परम मान होगा, एब्सोल्यूट मान होगा, वास्तविक मान होगा। जैसे कांच का होता है 1.5। हालांकि अभी हम लोग जब सापेक्ष अपवर्तनांक पढ़ेंगे तो वो अलग है। जैसे हम कहें कि पानी के सापेक्ष कांच का, तो 1.5 थोड़ी आएगा, वो अलग आएगा, क्योंकि पानी के सापेक्ष लिया जा रहा है तो वो चेंज हो जाएगा। हाँ, अगर निर्वात के सापेक्ष लेंगे तब तो उसका रियल मान आएगा, क्योंकि हम 1 से तुलना कर रहे हैं। लेकिन कांच अगर हम पानी के सापेक्ष लेंगे तो पानी का ऑलरेडी 1.33 है, उसके सापेक्ष जल का थोड़ी कांच का 1.5 थोड़ी आएगा, कुछ और आएगा, तब वो सापेक्ष कहलाएगा, क्योंकि हमने उसको पानी के सापेक्ष लिया। और निरपेक्ष कब कहलाएगा, कि जब हमने निर्वात के सापेक्ष लेंगे, वायु के सापेक्ष लेंगे, तो वो उसका रियल मान देगा। और वहीं जब हम दूसरे निर्वात या वायु को छोड़ के किसी अन्य मीडियम के सापेक्ष लेंगे तो वो उसकी रियल वैल्यू नहीं होगी, वो सापेक्ष वैल्यू होगी। तो अभी तो हमने जो स्नेल का नियम है वो अपवर्तनांक की वो भी एक परिभाषा है, अपवर्तनांक की वो भी एक परिभाषा है कि जो किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो sin I sin R का अनुपात होता है। और जैसे कि प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है पहले माध्यम के आपतन कोण की ज्या और दूसरे माध्यम के आपतन कोण की ज्या के अनुपात के बराबर होता है। तो ये भी अपवर्तनांक की परिभाषा है। चलिए हम अपवर्तनांक की परिभाषा को माध्यमों में चाल से रिलेट करते हैं।
अब है जैसे कि हमें अपवर्तनांक की परिभाषा प्रकाश की चाल के रूप में, किस रूप में अपवर्तनांक की परिभाषा, यानी माध्यम के अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध, ये भी कह सकते हैं, या अपवर्तनांक की परिभाषा। किसी माध्यम का प्रकाश की चाल से किसी माध्यम तथा प्रकाश की चाल तथा वह किसी माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध, किसी माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध, रिलेशन है बिटवीन द स्पीड ऑफ लाइट and refractive index of the medium, any medium। तो प्रकाश की चाल व किसी माध्यम के अपवर्तनांक में, या प्रकाश की चाल का किसी माध्यम के अपवर्तनांक से संबंध, या माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध, या इसी को हम लिख सकते हैं अपवर्तनांक की परिभाषा। अपवर्तनांक की परिभाषा, यह अपवर्तनांक की क्या है, परिभाषा भी हो सकती है। तो हम अपवर्तनांक में किसी माध्यम के अपवर्तनांक का उस माध्यम के स्पीड और निर्वात में स्पीड के बीच क्या रिलेशन होता है, वही है प्रकाश की चाल व किसी माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध क्या है, अपवर्तनांक की परिभाषा। तो इसकी जो चाल से, जो चाल के रूप में इसकी परिभाषा, ये भी हेडिंग हो सकती है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक की परिभाषा माध्यम में प्रकाश की चाल के रूप में, प्रकाश की चाल के रूप में किसी माध्यम की अपवर्तनांक की परिभाषा, ठीक है ना, प्रकाश के चाल की भाषा में किसी माध्यम के अपवर्तनांक की परिभाषा। तो हम देखेंगे कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक जो होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता, अनुपात के बराबर होता, अनुपात के बराबर होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। तो यदि जो है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है C तथा माध्यम में प्रकाश की चाल V हो, तो n बराबर क्या होता है C/V। हम निरपेक्ष अपवर्तनांक को n से ही प्रदर्शित करते हैं, यानी किसी माध्यम के जो अपवर्तनांक को हम लोग n से ही प्रदर्शित करते हैं। ये निरपेक्ष अपवर्तनांक ही होता है ये। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो है निर्वात में प्रकाश की चाल माध्यम प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। यदि निर्वात में प्रकाश की चाल C तथा माध्यम में प्रकाश की चाल V हो तो n/C/V। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे प्रकाश की चाल जो है निर्वात में सर्वाधिक होगी। अभी हम देख सकते हैं कि n जो यहाँ पे लिखते हैं कि इसका कोई मात्रक नहीं होता है। देखिए ये एक ही राशियों का अनुपात होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि
यह एक ही राशियों का अनुपात होता है। एक ही राशियों का क्या होता है? अनुपात होता है। यह एक शुद्ध संख्या होती है। इसे एक संख्या के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसे एक संख्या के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो इसे एक संख्या के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसका कोई मात्रक नहीं होता है क्योंकि एक ही राशियों का अनुपात होता है। और निर्वात के लिए या y के लिए n की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, क्योंकि निर्वात का y का अपवर्तनांक 1 होता है। जाहिर सी बात है कि अगर हम y का y के ही सापेक्ष लें, तो यहाँ पे देख रहे हैं y का सापेक्ष लें तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटे निर्वात में प्रकाश की चाल कट के क्या हो जाएगा? 1। यही ना होगा। y का उसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालें तो हमने उसी माध्यम में प्रकाश की चाल बटे उसी माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम तो चेंज नहीं होगा, तो दोनों प्रकाश की चाल सेम होगी, तो इसलिए कट के क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो निर्वात या y के लिए जो है का अपवर्तनांक 1 होता है, इसीलिए हमने वहाँ पे लिख लिया 1 मानकर ही सारे माध्यमों की तुलना की गई है, अपवर्तनांक निकाला गया है। तो जाहिर सी बात है कि n का मान जो होता है वो निर्वात या y के लिए 1 होता है और बाकी माध्यमों के लिए 1 से अधिक होता है। भाई जब हमने निर्वात में और y का 1 मान लिया तो जाहिर सी बात है बाकी का इससे अधिक होगा, क्योंकि निर्वात या y ही तो सबसे विरल माध्यम है, उसके अलावा सारे माध्यम तो सघन है। और हर माध्यम में देखेंगे तो प्रकाश की चाल जो है वो कम होती है, निर्वात में ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे क्या है कि n जो है हमेशा 1 से अधिक होता है निर्वात के अलावा तो जब n ग्रेटर देन 1 हो गया तो ये c बटे v भी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। इसका मतलब c जो है ग्रेटर देन v। इसका मतलब है कि प्रकाश की चाल जो है निर्वात में क्या होती है? सर्वाधिक होती है। प्रकाश की चाल क्या है? निर्वात में क्या होती है? सर्वाधिक होती है। यानी कि निर्वात को छोड़कर सारे माध्यमों में प्रकाश की चाल कम होती है। यानी कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहाँ होती है? निर्वात में होती है, क्योंकि हमने ये ऊपर क्या लिखा है? निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। आप जैसे n को ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ हिंदी में शब्दों में कि निर्वात में प्रकाश की चाल और बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में तो ये जो अपवर्तनांक होता है यह ना वो निर्वात का नहीं, निर्वात का तो 1 होता है, इस माध्यम का ही अपवर्तनांक होता है। तो चूंकि अन्य निर्वात को छोड़ के सारे माध्यमों के लिए n का मान 1 से अधिक होता है, तो हम यहाँ 1 से अधिक लगाएंगे तो हम देखेंगे c ग्रेटर देन v। यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? अन्य माध्यमों की अपेक्षा सर्वाधिक होती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा के लिख देता हूँ इस बात को। चलिए यानी कि अर्थात निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? सर्वाधिक होती है। या कह लें कि निर्वात की अपेक्षा अन्य माध्यमों में प्रकाश की चाल कम होती है। निर्वात के अलावा अपेक्षा अन्य माध्यमों में
प्रकाश की चाल कम होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है और कितनी होती है? 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती। निर्वात को छोड़कर सभी माध्यमों में प्रकाश की चाल कम होती है, निर्वात में सर्वाधिक होती है, क्योंकि भी यहाँ पे देखें माध्यम प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम आती है, क्योंकि n ऑलवेज ग्रेटर देन 1 और n की वैल्यू निर्वात के लिए 1, बाकी माध्यमों के लिए 1 से अधिक होती है। अपवर्तनांक कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि ये एक ही राशियों का अनुपात होता है। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि ये एक ही राशियों का अनुपात होता है। इसे एक संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। हर एक माध्यम का अपवर्तनांक नियत होता है। जैसे कांच का 1.5 ही होता है और जल का 1.3 ही होता है। तो अपवर्तनांक से मतलब ये होता है कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है वो बताता है कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल उतना ही कम होगी और वो उतना ही सघन है, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना कम होता है उसमें प्रकाश की चाल उतना ही अधिक होती है और वो उतना ही विरल होता है। तो चूँकि ये प्रकाश की चाल तो कांस्टेंट होती है, माध्यम में प्रकाश की चाल जाती है तभी तो बदलती है, तो यहाँ वेरिएबल है। तो अपवर्तनांक जो है प्रकाश की चाल के माध्यम में प्रकाश की चाल के व्युत्क्रम होता है, यानी जितना अधिक अपवर्तनांक होता है उस माध्यम में प्रकाश की चाल उतना ही कम होती है। अपवर्तनांक उतना ही ज़्यादा होता है तो बताता है कि माध्यम उतना ही सघन है, क्योंकि सघनता विरलता प्रकाश की चाल पे ही निर्भर करती है। अगर अपवर्तनांक घट गया तो इसका मतलब ये घटा तो ये बढ़ेगा, तो ये बढ़ जाएगा, इसका मतलब है कि वो विरल माध्यम हो गया। तो जिस माध्यम प्रकाश की चाल अधिक होती है वो विरल माध्यम होता है। जिस माध्यम प्रकाश की चाल अधिक होती है वो विरल माध्यम होता है। तो अभी हम लोग इसमें बहुत सारी चीज़ पढ़ना बाकी रह गया, और ये अभी हम लोग जो है विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध पढ़ेंगे। इसके बाद क्रमिक पारदर्शी माध्यमों में अपवर्तन यानी सापेक्ष अपवर्तनांक अभी पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग सापेक्ष अपवर्तनांक इसके बाद था, और पार्श्व विस्थापन क्या है ये पढ़ना बाकी रह गया। और जब एक चीज़ पे और ज़्यादा पूछा जाता है प्रश्न कि जब प्रकाश किसी वस्तु पानी में स्थित वस्तु को अगर हम लोग वायु से देखते हैं तो वो जो है उसकी वास्तविक गहराई नहीं ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, तो हम उसकी वास्तविक आभासी गहराई से उस माध्यम का अपवर्तनांक के रिलेशन का फार्मूला भी देखेंगे, उस पर एक सवाल भी देखेंगे। हालांकि इस बार जो है एक बोर्ड हाई स्कूल के बोर्ड में इस पर आधारित एक सवाल भी आया था। तो हालांकि अभी कुछ न्यूमेरिकल इसके अभी हमने सोचा था कि एक ही वीडियो में ये पूरा हो जाएगा, लेकिन अगर हम पूरा कोशिश करने की कोशिश करेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो हम इसे 2 पार्ट में बना के एक वीडियो अब यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसका थोड़ा सा हम छूटा हुआ पोर्शन अगले वीडियो में शूट करेंगे, क्योंकि अगर दोनों एक में ऐड करते हैं तो लंबा भी हो जाएगा, बोरियत भी हो जाएगी। इसीलिए हम दोनों छोटा छोटा करके, हालांकि 1 घंटा से ऊपर हो गया तो छोटा छोटा करके 2 बना देंगे। अब इसके बाद जो है इसका न्यूमेरिकल रहेगा, एक तरह से बचा हुआ है वो सापेक्ष अपवर्तनांक प्लस इनके न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल और डिफिनेशन सापेक्ष अपवर्तनांक की दोनों में एक हो जाएगा, और कुछ इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर आएंगे जिसकी चर्चा हम लोग आज
अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। फिर तो इसका जो अगला टॉपिक है सापेक्ष अपवर्तनांक या विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम के अपवर्तनांक या सघन के सापेक्ष विरल के अपवर्तनांक में जो रिलेशन होगा, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। इस चीज़ों को लेकर हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक आप लोग इसको पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, परीक्षा की तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।